बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में भूगोल का चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग के बारे में, या फिर इसे विनिर्माण उद्योग। अब हम देखते हैं कि निर्माण उद्योग किसे कहते हैं अथवा विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। अब देखिए, विनिर्माण उद्योग या फिर निर्माण उद्योग दोनों एक ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। यानी कि जो जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को तैयार करना ही या फिर क्या कहलाता है, विनिर्माण या अथवा निर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्नता का सूचक है। अब देखिए, उद्योग को स्थापित करने के भौतिक कारक। तो देखिए, उद्योग को स्थापित करने का कौन कौन सा भौतिक कारक है, देखते हैं। तो देखिए, उद्योग को स्थापित करने का भौतिक कारण क्या है, तो कच्चा माल, शक्ति के साधन, जैसे कच्चा माल का मिलना, शक्ति का साधन, जल की सुलभता, यानी कि पानी आसानी से मिल जाए वहाँ पर, अनुकूल जलवायु, ये सब होना चाहिए। अब हम देखते हैं उद्योगों को स्थापित करने के लिए मानवीय कारक क्या है। तो देखिए, श्रमिक यानी कि मजदूर होना चाहिए, बाज़ार यानी कि सामान बनेगा तो बिकने के लिए चाहिए ना, परिवहन यानी कि माल को लाने और ले जाने के लिए सुविधा चाहिए, फिर सरकारी नीतियाँ जो कि उद्योगों के सापेक्ष होना चाहिए, बैंक की सुविधा यानी कि बैंक से लोन वगैरह मिलना चाहिए उसे आसानी से, प्लस पूंजी। तो पूंजी रहेगा तब ना आपके पास सब कुछ है, पूंजी नहीं है तो आप वहाँ पर उद्योग स्थापित कैसे कीजिए, कोई फैक्ट्री वगैरह कैसे लगाइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, श्रम के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार में बांटा गया है। देखिए, बड़े पैमाने का उद्योग यानी कि उसमें ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, मध्यम पैमाने के उद्योग उसमें कम मजदूर काम करते हैं, छोटे पैमाने का उद्योग उसमें बहुत कम मजदूर काम करते हैं, या फिर उसे कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बड़े पैमाने का उद्योग। तो वैसा उद्योग जिसमें बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी का प्रयोग हो तथा अधिक उत्पादन हो, उसे बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है। जैसे सूती कपड़ा उद्योग, यह सूती कपड़ा मिल में बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत ज़्यादा श्रमिक यानी मजदूर काम करते हैं और उसमें ज़्यादा पूंजी का निवेश होता है और ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं मध्यम पैमाने का उद्योग के बारे में। तो देखिए, मध्यम पैमाने के उद्योग में वैसा उद्योग जिसमें ना तो अधिक श्रमिक का प्रयोग होता है और ना ही अधिक उत्पादन हो, उसे मध्यम पैमाने का उद्योग कहते हैं। जैसे साइकिल उद्योग, रेडियो टेलीविज़न उद्योग इत्यादि। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं छोटे पैमाने का उद्योग। तो वैसा उद्योग जो परिवार के सदस्य के द्वारा बहुत कम पूंजी में चलाई जाती है, उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं। जैसे आभूषण निर्माण उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग, इसे हम लोग कुटीर उद्योग भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार में बांटा गया है। देखिए, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। अब हम लोग आगे देखते हैं भारी उद्योग के बारे में। देखो, वैसा उद्योग जिसके लिए भारी कच्चे माल की ज़रूरत होता है उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, इसमें भारी कच्चे उद्योग माल का जरूरत पड़ता है, इसके क्या कहेंगे, भारी उद्योग। ठीक, अब आगे हम देखेंगे हल्का उद्योग के बारे में। अब देखिए, हल्का उद्योग में वैसा उद्योग जिसके लिए हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, उसे हल्का उद्योग कहते हैं। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सिलाई मशीन उद्योग, ये सब क्या है, हल्का उद्योग में आता है। अब देखो, स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों को 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, सार्वजनिक उद्योग और संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। अब हम लोग देखते हैं सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट है, भिलाई, रौल किला, ये सब का जो लौह इस्पात केंद्र है ना, या भेल हो गया या सेल हो गया, ये सब क्या है, सार्वजनिक हो गया। या फिर आप देख लीजिए BSNL हो गया। तो BSNL क्या सरकारी कंपनी है, तो क्या है, ये सार्वजनिक हो गया। देखिए, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या फिर सहकारी समिति
का योगदान हो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। देखिए, कृषि आधारित उद्योग क्या है? वैसा उद्योग जो कि कच्चे माल के लिए कृषि यानी खेती पर निर्भर हो, वो गया कृषि आधारित उद्योग। और वैसा उद्योग जो उद्योग के लिए खनिज पर निर्भर हो, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कपास इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे खनिज आधारित उद्योग के बारे में। देखिए, वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट तथा रसायन उद्योग, ये सब क्या खनिज पर निर्भर करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी, ठीक। पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी में कावस जी नानाजी भाई डावर ने लगाई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 1854। पहली सफल मिल कहाँ लगाई गई थी सूती वस्त्र का? तो मुंबई में। कब? तो सन 1854 में। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योगों में से एक है, ठीक। आगे अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग कृषि उद्योग के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से 20% रोजगार प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में स्थान लगभग इसका 14% है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4% है और विदेशी आय में 17% इसका योगदान है, ठीक। देश का लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इनमें 80% मिलें निजी क्षेत्र का है, ठीक, यानी कि प्राइवेट है। देखो, आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है, अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग का अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित की गई थी। कपास बाजार, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों की स्थापना पर विशेष योगदान दिया, क्योंकि वहाँ के जलवायु उसके अनुकूल था। और देखिए, कपास की खेती भी उधर ही होता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सब राज्यों में ज़्यादा होता है। तो क्या है कि माल भी, कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और वहाँ के अनुकूल मौसम भी वहाँ का है, ठीक है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। मुंबई को सूती कपड़ों का महानगरी भी कहा जाता है। ये ऑप्शन दे सकता है कि सूती कपड़ों का महानगरी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। देखिए, विस्तृत यानी कि विस्तृत बाजार यानी बड़ा बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग को विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र के बाजार एवं कच्चे माल का वजन ह्रास उद्योग न होने के कारण भी इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ। भारत सूती वस्त्र अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और जापान को निर्यात करता यानी कि बेचता है। भारत का पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु के तिरुपुर में स्थापित किया गया, ठीक। अब सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख समस्याओं के बारे में पढ़े, किसकी समस्या क्या क्या है, इसको स्थापित करने में किस किस तरह की समस्याएं पैदा होती है। देखिए, तो सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उत्तम किस्म की कपास की कमी, कम उत्पादकता देने वाले परंपरागत मशीन की प्रधानता है। यहाँ पर आधुनिक मशीन नहीं होता। अनियमित बिजली आपूर्ति यानी कभी बिजली आती है कभी नहीं आती है। निम्न उत्पादकता यानी कम उत्पादन। कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्र के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो कृत्रिम रेशा का कपड़ा होता है वो अच्छा भी होता है और सस्ता भी होता है और सुंदर भी और टिकाऊ भी होता है, जबकि सूती का वस्त्र उतना अच्छा नहीं होता है। देखो,
जूट उद्योग। कच्चे जूट और जूट से बने सामान का उत्पादन में भारत संसार का पहला स्थान रखता है। जूट उद्योग में जूट का सामान का निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान है। भारत में जूट के करीब 77 कारखाने हैं। भारत जूट का सबसे अधिक कारखाना कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, अब देखिए जूट उद्योग में 2.61 लाख लोग को रोज़गार उपलब्ध है। भारत, अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश यानी कि सऊदी अरब, अरब अमीरात, यूएई सबको बेचता है। यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को जूट निर्यात करता है, वहाँ जूट बेचता है जूट से बने सामान। भारत में जूट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? पश्चिम बंगाल में अधिक जूट मिल होने के क्या क्या कारण हैं? देखिए, जूट उत्पादक क्षेत्र के निकटता यानी कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जूट होता है। सस्ते जल परिवहन यानी कि आसानी से माल ढुलाया जाता है। कच्चे जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल, यानी क्या होता है ना कि जूट क्या चीज़ से बनता है? कुदरुम वगैरह देख रहे हैं, उसका जो पेड़ होता है उसको क्या कहता है? पानी में पहले सड़ाया जाता है 1-2 महीना के लिए, उसके बाद उससे जूट निकाला जाता है। तीसरी बात, अब चौथा क्या है कि सस्ते यानी कि कम खर्च पे अच्छे मजदूर मिल जाते हैं। बैंक और बीमा की सुविधा और दूसरे जगह निर्यात करने के लिए बंदरगाह की सुविधा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे बच्चों, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जूट उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। ठीक है, देखिए ऊंची उत्पादन लागत यानी कि उसमें जो उत्पादन लागत है सो बहुत ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान के कारण क्या है? कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिसके कारण क्या होता है ना कि जूट उद्योग को थोड़ा सा नुकसान होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। देखिए, भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का कुल ऊन उत्पादन का 1.8% उत्पादन करता है। अंगूरा ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा ये। पश्मीना ऊन कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बकरी के रोआं या जो बाल होता है ना उससे तैयार किया जाता है, जो कि बहुत नरम और मुलायम होता है। ठीक, और ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन कौन है? पंजाब है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में है। ठीक, यहाँ पर ऊनी वस्त्र यानी कि स्वेटर वगैरह बनाया जाता है, कंबल वगैरह ज़्यादातर। भारतीय ऊन अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप के देशों में निर्यात किया जाता है यानी कि बेचा जाता है। कच्चे ऊन आंतरिक बाजार की कमी के कारण उत्पादन की निम्न गुणवत्ता ऊन वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं, यानी कि अच्छे ऊन नहीं मिलने के कारण भारतीय ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए एक तरह का समस्या है। अब देखिए रेशमी वस्त्र उद्योग। 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, जैसे मलवारी, तसर, इरी और मूंगा पैदा की जाती है। ठीक, भारत में रेशम के 90 मिल है। नहीं, मिल की तो संख्या बढ़ गई, लेकिन बुक के अनुसार तो 90 ही है। भारत में 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार होता है। भारत में रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में होता है। भारत से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर को रेशम का निर्यात यानी कि वहाँ पर रेशम बेचा जाता है। ठीक, अब हम जानेंगे कृत्रिम वस्त्र के बारे में। तो देखिए कृत्रिम वस्त्र कृत्रिम धागे से तैयार किया जाता है, यानी कि मानव निर्मित है रेशा, ये प्राकृतिक नहीं है। कृत्रिम धागे पेट्रोलियम रसायन या पेट्रोल रसायन से उत्पादन धागे द्वारा किया जाता है तैयार, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, यान, एक्रेलिक और पॉलीमर। कृत्रिम वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होते हैं। कृत्रिम रेशा को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी और कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे अब देखिए कृत्रिम वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? तो देखिए केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे चीनी उद्योग के बारे में। ठीक, तो देखिए
चीनी उद्योग में भारत गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है। गुड़ या खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। चीनी एक मौसमी उद्योग है। देखिए, जब गन्ना उगेगा तभी ना चीनी उद्योग लगेगा। तो चीनी ज़्यादातर ठंड के मौसम में चीनी उद्योग चलता है, फिर मिल बंद हो जाता है, फिर गन्ना तैयार होगा तब तो, जिसको आदमी केतारी भी बोलते हैं या फिर रीख भी बोलते हैं कुछ जगहों पे। चीनी मिल 1903 ईस्वी में बिहार के सारण के मढ़ौरा में खुला था। कब? 1903 में बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा स्थित जगह पर खुला था। 2008 तक चीनी मिलों की कुल संख्या कितना है भारत में? 615। सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में स्थित है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो महाराष्ट्र में। तो कितना है? तो 134। चीनी उद्योग महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और वीडियो को शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए, चीनी उद्योग की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। देखिए, अल्पकालीन होना, यानी कि बहुत कम समय तक चलता है, क्योंकि उसमें गन्ना उपलब्ध होगा तब तो कच्चा माल के रूप में चीनी चलेगा, चीनी मिल। पुरानी और परंपरागत तकनीक का प्रयोग हो रहा है। परिवहन अक्षमता से गन्ना समय पर कारखाना नहीं पहुंचता है, यानी कि परिवहन में दिक्कत होता है, यानी कि जो गन्ना होता है उसको खेत से मिलों तक पहुंचाने में बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती है। खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना होना, जो चीनी मिल में जो गन्ना से रस निकलने के बाद जो उसका अलग से जो खोई बचता है ना, पत्ता वगैरह, उसको खोई बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या कि मजदूर लोग हड़ताल पे चले जाते हैं कभी कभार। समय पर किसान को गन्ने का सही मूल्य ना मिलना। अब कोई किसान को अगर सही से मूल्य नहीं मिलेगा तो गन्ने का खेती करेगा नहीं करेगा तो चीनी उद्योग के लिए गन्ना आएगा कहाँ से? और विद्युत की कमी, यानी कि समय पर विद्युत की आपूर्ति ना होना, ये सब चीनी उद्योगों का प्रमुख समस्याओं में से एक है। अब हम लोग देखेंगे लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में। लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योगों में से एक है। लोहा इस्पात एक भारी उद्योगों में से एक है। देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। जैसे कि अब मोटरसाइकिल बनाना है या कोई चीज़ बनाना है या घर बनाना है, तो आपको इसको में लोहा और इस्पात की ज़रूरत है कि नहीं है? तो वो सब लोहा इस्पात कहाँ से आएगा? वहीं से ना आएगा। तो इसीलिए लोहा इस्पात को अन्य उद्योगों का जननी कहा जाता है। या फिर आपको किसी और अन्य उद्योग के लिए मशीन बनाना है तो बने क्या चीज़ से? लोहा से बनेगा। ठीक है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टोनोमा नामक स्थान पर तमिलनाडु में खुला था। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का पहला कारखाना 1864 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर खुला था। ठीक है। अब देखिए, सन 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर के सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। वर्तमान में भारत में 10 बृहत यानी कि बड़े और 200 छोटे लोहा इस्पात संयंत्र हैं। भारत में 76.9 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कार्य संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में 5वें स्थान पर है। ये 2008 के अनुसार है। अब यह आंकड़ा और बहुत बढ़ चुका है। भारत स्पंज स्क्रैप लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि जो खराब लोहा हो जाता ना है उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करता है। ठीक। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहा का उत्पादन अच्छी मात्रा में किया है। लोहा इस्पात संयंत्र का प्रबंधन भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है, यानी भारतीय इस्पात मंत्रालय का अधीन आता है। इसको का प्रबंधन टाटा स्टील करती है। अधिकांश लोहा इस्पात संयंत्र छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ठीक। यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में स्थित है, क्योंकि वही छोटा नागपुर का पठार उन्हीं क्षेत्रों में आता है। अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। एल्युमिनियम लचीला, हल्का और जंग रोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक धातुओं में से एक है।
एल्युमिनियम के अयस्क के कौन से है बॉक्साइड से हवाई जहाज, बर्तन और तार बनाया जाता है। हवाई जहाज इसलिए बनाया जाता है कि एल्युमिनियम एक हल्का धातु है। 1 टन एल्युमिनियम के लिए 6 टन बॉक्साइड तथा 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होती है उत्पादन करने में। ठीक, भारत में 8 प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है। भारत में 6.2 लाख वन एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। टन है, यहाँ वन हो गया ना, है ये टन है। ये आंकड़ा कब का है? 2008 के अनुसार है। कितना? 2.6 लाख टन। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक उद्योगों के बारे में। तो रासायनिक उद्योग में भारत विश्व का 12वां और एशिया का 3रा स्थान रखता है। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योग हैं। अब देखिए, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत गंधक का तेजाब, नाइट्रिक एसिड, क्षारित सामग्री, सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। यही सब आते हैं। ठीक, अब कार्बनिक रसायन में पेट्रोलियम आते हैं। रासायनिक उद्योग पूरे उद्योग का लगभग 14% उत्पादन करता है। निर्यात भी इसका 14% योगदान है और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 3% है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे उर्वरक उद्योग के बारे में। भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक है। और देखिए, नाइट्रोजन युक्त मतलब जानते हैं, यूरिया जो होता है ना, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा देखिएगा, बोर्ड पे लिखा रहेगा 46%। उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आगे। भारत में उर्वरक उद्योगों का वास्तविक विकास 1951 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के बाद हुआ। सिंदरी आपको झारखंड है ना, तो झारखंड के पास ये कौन सा शहर है आपको जहाँ पर कोयला निकलता है? ये जो कोयला निकलता है ना, धनबाद, वहीं पर है सिंदरी। भारत के गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्वरक उद्योग हैं। यानी कि जो खाद बिकता है ना बाज़ार में, वही उर्वरक हो गया। भारत में 150 लाख नाइट्रोजनी तथा 50 लाख टन फॉस्फेट और 20 लाख टन पोटाश उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। ठीक, इसी आप सीमेंट उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत विश्व का 2रा सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देशों में से एक है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलान, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल तथा सफ़ेद सीमेंट। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल में देखिए चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम, जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र का स्थापना 1904 में चेन्नई में किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 159 बड़ा और 332 छोटा सीमेंट संयंत्र है। ये सब आंकड़े हैं, तो 2008 के अनुसार है। अब ये आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो 2008 के आंकड़े के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। भारत तैयार माल आधारित संरचनात्मक उपकरण उद्योग, जैसे रेलवे के बारे में, जैसे तैयार माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। तो देखिए, बड़ी लाइन वाले विद्युत चलित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजनपुर में जन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजन को बनाने का कारखाना है। चितरंजनपुर ऐसे भी बहुत पुराना रेलवे इंजन बनाने का कारखाना है। ठीक, अब देखिए, सवारी डब्बे कहाँ कहाँ बनता है? पेरम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं।
मालगाड़ी के डब्बे निजी क्षेत्र के और रेलवे कारखानों में तैयार किया। निजी क्षेत्र में तो जानते हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना उनमें तैयार किया जाता है। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है जो रेलवे के लिए वैगन यानी इंजन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है। अब देखिए सारण जिला के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है और नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे को डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है, यानी कि कारखाना बन रहा है, अभी तैयार हो रहा है। ठीक। अब देखते हैं हम लोग मोटर गाड़ी उद्योगों के बारे में। ठीक, इसमें तिपहिया, दोपहिया, चरपहिया सब आएगा। अब हम लोग देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। देखिए तिपहिया यानी कि 3 पहिया वाला स्कूटर का निर्माण में भारत संसार का प्रथम स्थान है, यानी कि टेम्पो के निर्माण में। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी यानी जो कानपुर में है, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी और पिंपारी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को भारत के मध्यम तथा भारी व्यापारिक गाड़ियों का प्रमुख उत्पादक है, यानी कि ट्रक वगैरह भी बनाता है, छोटे छोटे गाड़ियाँ भी बनाता है वो, जैसे कि 4 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब। अब देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो का कार कंपनी गुजरात के सस्ती कार बनाती है। ठीक। नैनो ऐसे भी भारत का सबसे सस्ता कार था टाटा नैनो। अब हम लोग देखेंगे पोत निर्माण उद्योग, यानी कि पानी में जो माल ढोने वाला जहाज होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज, तो इन्हीं को पोत बोला जाता है। भारत में पोत निर्माण का 5 प्रमुख केंद्रों में से एक है। विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मझगांव डॉकयार्ड जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में से एक है, यानी कि ये प्राइवेट है नहीं है, सरकारी है। बड़े बड़े आकार का पोत का यानी कि निर्माण यानी जहाज़ों का निर्माण जो माल ढोने में तो कोची और विशाखापट्टनम में किया जाता है। ठीक। खाली जहाज़ के वजन को DWT कहते हैं। मझगांव पोर्ट प्रांगण में भारतीय नौसेना का पोत का भी निर्माण किया जाता है कि भारतीय नेवी का भी जहाज़ बनाया जाता है। कहाँ? तो मझगांव डॉकयार्ड में यानी मझगांव पोर्ट पर। ठीक। अब हम लोग देखेंगे तांबा प्रगलन उद्योग, यानी कि जहाँ तांबा का निर्माण किया जाता है। तांबा से पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, गोल्ड, अष्ट धातु आदि मिश्र धातुएं बनाई जाती है। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा झारखंड के घाटशिला में स्थापित किया गया था। 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा निगम लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित यानी कि बेच दिया गया था या फिर उनके सुदूर कर दिया गया था। ठीक। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड का 2 केंद्र है, एक झारखंड के सिंहभूम जिला के घाटशिला में मऊ भंडार में और दूसरा राजस्थान के झुंझुनू जिला के खेतड़ी नामक स्थान पर है। ठीक। भारत का सबसे पुराना तांबा का खान राजस्थान की खेतड़ी में है। खेतड़ी के तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश के बालघाट के मलालखंड के खान से तांबा मिलता है, यानी कि मध्य प्रदेश से वहाँ तांबा का अयस्क ले जाया जाता है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक नया तांबा परियोजना को स्थापित किया गया है। अब देखेंगे हम लोग भारत में वायुयान उद्योग यानी कि हवाई जहाज़ के उद्योगों के बारे में। अब हम देखते हैं भारतीय वायुयान के उद्योग के बारे में। अब देखिए वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1940 में स्थापित किया गया था या लगाया गया था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को 1964 में एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के नाम साथ मिलकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम HAL है। यहाँ से आपको जानते हैं भारत का जो पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, वो बनाया जाता है। सुखोई 230 जैसे लड़ाकू जहाज़ बनाया जाता है तथा अन्य जो लड़ाकू विमान है ना उनका रिपेयरिंग होता है यहाँ पर। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारतीय वायुसेना यानों का प्रयोग अंत क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस, विदेश में एयर इंडिया तथा सैनिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है यहाँ के बने हुए विमान को। भारत कृषक, पुष्पक, जेटविंग
और सुपरसोनिक जेट और अवरोधी विमान और बमवर्षक हेलीकॉप्टर मिंग तथा एक्टो 746 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करता है। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद वायुयान उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फुटलूज उद्योग। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को फुटलूज उद्योग कहते हैं। अब देखिए, कच्चे माल पर आधारित ना होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को फुटलूज उद्योग कहते हैं, या फिर स्वच्छंद या फिर स्वतंत्र उद्योग भी कहा जाता है। फुटलूज उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए, अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर वगैरह या कोई भी चीज़ बनाना है आपको, तो क्या है, आपको उसमें ज्ञान का ज़्यादा ज़रूरत है। फुटलूज उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सबसे संबंधित है। फुटलूज उद्योग को उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, फुटलूज उद्योग के अंतर्गत ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्युलर टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र आदि सामग्री बनाने तथा प्रक्रिया आदि आते हैं। और देखो, फुटलूज उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है भारत में? तो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ है। भारत में 20 सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क भी हैं। ऐसे भी भारत ना विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात भी किया जाता है। अब देखिए, बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का हम लोग राजधानी भी कहते हैं। बेंगलोर को सिलिकॉन या सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर औद्योगिक पार्क है भारत का, बेंगलोर में। ठीक है, तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग, यानी कि तैयार जो कपड़े हैं उनका उद्योग के बारे में अब हम जानेंगे। अब देखिए, तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ कहाँ है? तो लखनऊ में है, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत, शहादरा और मऊ आदि प्रमुख केंद्रों में से एक है। देखिए, तैयार कपड़ों में से और कुछ उद्योग इधर है, जैसे मेरठ हो गया, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, होजियारी एवं रेडी वस्त्र उद्योगों के लिए सब विख्यात है। ये सब जो है ना, होजियारी यानी कि जो कढ़ाई वाला वस्त्र है ना, और जो शर्ट पैंट सिलाया कपड़ा होता है, इन सब चीज़ों के लिए ये विख्यात है। सौंदर्य एवं प्रसाधन योग, यानी कि जहाँ आप लोग एकदम देहाती भाषा में समझ लीजिए, जो श्रृंगार के अंतर्गत आता है ना, उसको सौंदर्य एवं प्रसाधन कहते हैं। क्या? सौंदर्य एवं प्रसाधन, जो श्रृंगार के अंतर्गत आता है। तो श्रृंगार क्या क्या चीज़ आता है, आप फिर लोग देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए, सौंदर्य एवं प्रसाधन के अंतर्गत क्या आता है? तो साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और कृत्रिम ज्वेलरी, यानी कि वैसा जेवर जो कि फैशन में बना हुआ है, सोने चांदी का नहीं। अब चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी के लिए ख्याति प्राप्त है, यानी कि वैसा साबुन या वैसा सेंट वगैरह जो कि चंदन से बनता हो। इत्र के लिए जैनपुर, खुशबूदार चैन यानी तेल यानी कि सुगंधित तेल के लिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे और कोलकाता प्रमुख केंद्रों में से एक हैं। ठीक है, और कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल और जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे खिलौना, यानी कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौना उद्योग कहाँ कहाँ है। तब देखिए, खिलौना उद्योग में शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि प्रमुख केंद्रों में से एक हैं। अब हम देखते हैं उपभोक्ता उद्योगों के बारे में। ठीक है, देखिए, ऐसा उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे इसे विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कागज उद्योग, दंत मंजन, पंखा,
सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरण। देखिए, इसको अगर उद्योग में कोई बनेगा और डायरेक्टली आम आदमी इस्तेमाल करता है तो इसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। अब देखिए, नोट में दिया हुआ है उत्पादन उपभोक्ता जो उद्योग है उसका सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण में 17% योगदान है। ठीक, कितना प्रतिशत? 17। अब हम लोग देखते हैं नई आर्थिक नीति के अंग। तो नई आर्थिक नीति के कितने अंग हैं? तो 3 अंग। निजीकरण पहला, दूसरा उदारीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। बार बार पूछता है और ये पूछ देता है कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण में अंतर लिखिए। तो देखिए, सरकारी कंपनी को निजी क्षेत्र के अंतर्गत देना निजीकरण कहलाता है। उदारीकरण क्या है? उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही यानी कि जो अफसरशाही है वो या फिर अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट होता है, यानी कोई टैक्स नहीं लगता है। सीमा शुल्क में कमी होती है। विदेशी पूंजी से मुक्त प्रवाह की अनुमति होती है, यानी कि विदेशी लोग भारत में निवेश कर सकते हैं। सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील किया जाता है। यानी क्या होता है ना कि वैश्वीकरण में जो विदेशी पूंजी है वो भारत में प्रवाह किया जाता है ताकि भारत में अधिक पूंजी का प्रवाह हो और भारत में अच्छे अच्छे उद्योग धंधा पनप सकें। ठीक, अब बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसा कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय और अनेक देश में उत्पादन एवं सेवा का नियंत्रण करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे देखिए, डाबर कंपनी हो गया तो बहुराष्ट्रीय हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी है क्योंकि ये बहुत सारे देशों में अपना उत्पादन करता है, वहाँ पर अपना सामान बेचता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण का प्रभाव। तो पहले हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। ठीक, तो देखो बच्चों, उद्योग से निकलने वाले धुआं और गैस से वायु प्रदूषण होता है, तो आप लोग सबको जानते हैं। उद्योगों से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलता है। कार्बन मोनो को दम घोट गैस कहा जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो दम घुटने से आदमी को सांस न लेने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है, जिसके कारण क्या होता है? मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। एक मनुष्य प्रतिदिन 23,000 बार सांस लेता है और एक मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन और 16 किलो ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे जल प्रदूषण के बारे में। देखिए, नदियों में औद्योगिक कचरा यानी अपशिष्ट को छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषण होता है। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि जल के सामान्य प्रदूषण हैं। उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त यानी कि जहरीले या विषैले धातु युक्त पूरा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जल में रहने वाले जीवधारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब वहाँ पर जल प्रदूषित होगा तो वहाँ पर रहने वाले मछली, मगरमच्छ, कछुए सब मरेंगे ना जी। गंदा जल पीने से हैजा, पैचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे बीमारियां होते हैं। चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग, तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु उद्योग, पेपर उद्योग, रसायन उद्योग प्रदूषण फैलाने वाले जल प्रदूषण फैलाने में से प्रमुख में से एक हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से आँख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ा के रोग, सर दर्द, चक्कर आदि आते हैं। वायु प्रदूषण में
धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं और धुंध भी होते हैं, जिससे जीव जंतु, पेड़ पौधे और वायुमंडल बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, उद्योगों और परिवहन से अवांछित शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। देखिए, अब मिलों में चलने वाले मशीन और सड़कों पर दौड़ने वाले गाड़ियों से क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य तरह की बीमारियां तथा समस्याएं पैदा होती है। जैसे कि अब आजकल तो जानबूझकर भी आदमी ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। रात के 1 बजे 2 बजे तक डीजे बजा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं तापीय प्रदूषण। उद्योग तथा घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, तापीय प्रदूषण होता है। अब क्या है कि गर्म पानी को छोड़ दीजिएगा कोई नदी में, अब उद्योग में तो थोड़ा मोड़ा पानी जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा। अब जिससे क्या होगा ना कि गर्म पानी जाएगा तो वहाँ जो तालाब या नदियों में जो मछलियाँ है तो मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी। तापीय प्रदूषण सूक्ष्म जीव तथा जीव जंतु तथा जन्मजय वनस्पति जल करके नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, तापीय प्रदूषण से चर्म रोग, कैंसर, जन्मजात विकार और अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। यानी कि समय से पहले कोई गर्भवती औरत को बच्चा भी पैदा हो जाता है। मोकामा में स्थित बाटा जूटा कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन 28,000 गैलन के साथ अपशिष्ट जल गंगा में समावेश होता है, यानी कि गिरा दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर सन 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में खाद्य एवं कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें वहाँ पर तुरंत 500 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसे ही भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारे लोग अपंग हो गए थे, बहुतों को लकवा जैसा, पोलियो जैसी बीमारी हो गया था, और बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोग मारे गए भी थे। ये 500 लोग तो तुरंत मारे गए थे वहाँ। अब देखते हैं जल प्रदूषण कम करने के उपाय। देखिए, जल को नदियों में छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट या उपचारित करके जल को प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योग से निकलने वाले द्रव्यों को 3 स्तरों पर उपचारित किया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक उपचार, फिर जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक उपचार तथा जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा तृतीयक उपचार। ठीक है, यानी कि पहले मशीनों से साफ़ कीजिए, फिर क्या कीजिए, उनको सूक्ष्म जीवों के जरिए उसको साफ़ किया जा सकता है। उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जलों में उपस्थित भारी पदार्थों को नष्ट कर देते हैं या विषैले पदार्थों को। अब देखिए, प्राथमिक उपचार में छटाई, पिसाई, निथारना तथा गंदगी को तली में बैठने की प्रक्रिया शामिल है। द्वितीयक प्रक्रिया में अजैविक विधियों से जैविक विधियों शामिल करना, और तृतीयक उपचार में प्रदूषित जल को पुनः चक्रीय क्रिया शामिल करना है कि जो जल प्रदूषित है उसको पुनः उपयोग करना शुद्ध कर करके। ठीक है, मिट्टी और भूमि प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय। मिट्टी और भूमि प्रदूषित को होने से बचाने के कोई क्या उपाय है, तो विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा जमा करना। पहला, कूड़े कचरे का निपटाना और भूमि भरकर उर्वरक बनाए रखना है। कूड़े कचरा का पुनः चक्रण कर उपयोगी बनाना, यानी रिसाइकलिंग करना। औद्योगिक अपशिष्टों में मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पदार्थों का परिशोधन, यानी कि शोधित करना, और उदासीकरण के अतिरिक्त इनका समुचित प्रबंधन मृदा प्रदूषण को होने से बचा सकता है। ठीक, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेपा नगर प्रसिद्ध है, 2019 में पूछा जा चुका है अखबारी कागज़ के लिए, यानी कि जो पेपर छपता है ना, रोज न्यूज़ पेपर, उसके कागज़ के लिए। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कहाँ है, तो टाटा लौह इस्पातक और इस्पात कंपनी टिस्को कहाँ है, तो झारखंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए,
बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? 2004 में क्वेश्चन पूछा, 24 में पूछा है, 4 नहीं 2024 में। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये आपका बुक में दिया होगा 4 ऑप्शन, उसमें से देख लीजिएगा। ये 2021 में पूछा है, तो कौन सा था? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि ये सरकारी है इसलिए ये सार्वजनिक है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, तो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? 2022 में पूछा जा चुका है, तो कौन सा? खिलौना उद्योग है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 2008 में 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, 2021 में भी, तो उर्वरक उद्योग के लिए। और सिंदरी कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद के पास है, झारखंड में। अब देखिए सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 2020 में क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पूछा है, तो कौन था? बेंगलोर। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, तो कहाँ? 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो जर्मनी में हुआ था। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो देखिए 2015 में भी पूछा है, 2006 में भी पूछा है, तो 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी। तो देखिए चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग, ये सब क्या उपभोक्ता उद्योगों में से आते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? 2017 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो क्या आता? चूना पत्थर। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? 2015 में, 2019 में, दोनों सीटिंग में पूछा है। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग वैसा होता है जिसमें कच्चा माल के लिए खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सीमेंट उद्योग में खेती पर क्या रहना पड़ेगा? उसके लिए तो कच्चा माल है, तो खनिज से निकलता है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? ये सवाल पूछा गया है 2023 में, तो कहाँ था? दुर्गापुर। अब देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ? कलकत्ता, हावड़ा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, चेन्नई में। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? 2023 में भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो किसको? तो जमशेदपुर को। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? ये सवाल 2024 में पूछा गया है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यह भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो ये सवाल कब पूछा गया है? तो 2024 में। तो कहाँ? तो मुंबई में अग्रणी है। मुंबई सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग का फैक्ट्री भी लगा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? तो 2024 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन उद्योग में स्थित निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? तो जनसंख्या। निम्नलिखित से कौन सा उद्योग खनिज पर आधारित नहीं है? खनिज पर आधारित है, तो लोहा इस्पात उद्योग। खनिज नहीं रहेगा, अगर लोहा का अयस्क नहीं मिलेगा तो हम लोहा बनाएंगे क्या चीज़ से? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई में एक पतन है, जो बंदरगाह है जहाँ से, और यहाँ कपास का उत्पादन का क्षेत्र के निकट है, इसके लिए। और मुंबई में पूंजी की उपलब्धता थी, जिसके कारण यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग को स्थापना किया गया था। देखिए अब सवाल है, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता? तो मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता? तो कानपुर को। भारत का प्रथम वस्त्र उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में। ठीक। अब देखिए ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो पंजाब का। पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों से प्राप्त किया जाता है? तो जो पहाड़ी बकरी होती है ना, उसके बालों से। निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग के लिए अग्रणी है? तो केरल। यानी कि जो नारियल होता है ना, नारियल का जो छिलका, उसे से रस्सी बनाया जाता है, चटाई बनाया जाता है, दरी बनाया जाता है, इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। अब देखिए चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है? तो महाराष्ट्र। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता है।
अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न किताब का। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना है विनिर्माण उद्योग कहलाता है, यानी कि जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु तैयार करना। सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन 2017 और 2020 में पूछा जा चुका है। तो सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का लौह इस्पात उद्योग केंद्र, ये सब क्या है? सार्वजनिक उद्योग है। अब हम लोग देखते हैं निजी उद्योग के बारे में। जिसका संचालन निजी कंपनी या निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा, डाबर और पतंजलि, ये सब क्या है? निजी उद्योग हैं। ठीक, हम लोग देखते हैं उद्योगों का स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारणों को लिखे। 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, कच्चा माल का उपलब्ध होना, पूंजी होना और शक्ति के साधन। ठीक है, यानी कच्चा माल रहेगा तब ना उद्योग लगेगा, पूंजी रहेगा और शक्ति का साधन यानी कि श्रमिक वगैरह रहेंगे तब तो वहाँ विद्युत वगैरह का साधन, बिजली का साधन होगा। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट करिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं हम लोग पहले कृषि आधारित उद्योग के बारे में। वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग। अब देखिए, कपास कहाँ से प्राप्त होगा? खेत से। रेशमी वस्त्र उद्योग यानी कि रेशम का भी खेती होता है, रेशम का कीड़े का, तो ये कृषि से ही प्राप्त होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं खनिज आधारित उद्योग के बारे में। वैसा उद्योग जिसके लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट और रसायन उद्योग, ये सब क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा, 2021 में भी। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक उद्योग और दूसरा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। तो हम लोग पहले सार्वजनिक उद्योगों के बारे में देखेंगे। वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार करती है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। ठीक, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला का लोहा इस्पात केंद्र और भेल, ये सब क्या है? सार्वजनिक उद्योग है। देखिए, अब देखते हैं सहकारी उद्योग के बारे में। ये सेल ये सब उधर आ गया। अब इधर देखिए सहकारी उद्योग। वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति का योगदान हो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। देखिए, वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहकारी समिति का योगदान हो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे अमूल, सुधा दूध, ऑयल, ये सब क्या है? संयुक्त अथवा सहकारी समिति, सहकारी उद्योग है ये सब। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? ये 2012 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु होता है, यानी कि उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे ऐसा उद्योग जिसका अगर उत्पादन होता है तो जो व्यक्ति उसे खरीदता है उसका उपभोग करता है। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोग यानी कि घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे कागज उद्योग, दंत मंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरणों में से एक है। ये सब क्या करेगा? आदमी खरीद के लाएगा तो घर पे इस्तेमाल करेगा। और जो उपभोक्ता उद्योग नहीं होता, जैसे मान के चलिए कि लोहा है या फिर केमिकल वगैरह है, तो इसका तो इंसान बहुत कम ही मात्रा में इस्तेमाल करता है। उसका तो ज़्यादातर इस्तेमाल फैक्ट्रियों में ही होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, तापीय प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछा जा चुका है। उद्योग तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तापीय प्रदूषण कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि गर्म जल के कारण नदियों में उपस्थित छोटे छोटे मछली, जीवाणु तथा मगरमच्छ और कछुए जैसे प्राणी मर जाते हैं। अब नई औद्योगिक नीतियों का मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नई औद्योगिक नीतियों का मुख्य बिंदु निम्न है। देखिए, नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी में लागू किया गया है। ठीक, नई औद्योगिक नीति के 3 अंग हैं: निजीकरण, उदारीकरण और
वैश्वीकरण, ये पीछे भी बताए भी थे हम आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क्या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, और वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका व्याख्या करिए। ये दीर्घ उत्तरीय में है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है। इस तरह का सवाल आपको 4 नंबर का पूछेगा। तो देखिए, उदारीकरण किसे कहते हैं, तो उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही यानी कि अफसरशाही से अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त कराना ही उदारीकरण कहलाता है, ठीक। अब देखते हैं निजीकरण, सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्रों के अंतर्गत देना ही निजीकरण कहलाता है। अब देखते हैं वैश्वीकरण, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण से विदेशी पूंजी मुद्रा यानी वैश्वीकरण से विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया। 2007 से 8 में 200 अरब डॉलर हो गया, परंतु वर्तमान में निर्यात एवं कृषि दर में गतिरोध उत्पन्न हो गया। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद भारत सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्र की प्रगति क्या है, संतोषजनक नहीं है। रोजगार सृजन के अवसर कम हो गए हैं, यानी कि लोगों को रोजगार कम मिल रहे हैं। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ा, यानी कि गरीबी को ख़त्म करने का कार्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अनाज का भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब की क्रय शक्ति में कमी आई है, यानी कि बहुत कम मात्रा में अनाज या कोई चीज़ अपने आवश्यक वस्तुओं को खरीद रहे हैं। वैश्वीकरण से विदेशी उद्योग खास करके लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब यह है कि वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उतना अच्छा भी प्रभाव नहीं पड़ा जितना अच्छा पड़ना चाहिए था। अब सवाल ये है कि भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग के विवरण दीजिए। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग यानी कि इसमें क्या है ना कि जो मोबाइल वगैरह टेलीकॉम वगैरह आता ना है वो हो गया। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब तो सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग में आता है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग का ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। इस उद्योग में उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी एवं निरंतर शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह सूचना से संबंधित उद्योग है जिसमें ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्यूलर आदि ये सब आते हैं। इसके साथ टेलीकॉम, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर यंत्र आदि सामग्री, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं, अतः इस उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तब बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कौन? पुणे, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और लखनऊ है। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी या फिर सिलिकॉन सिटी या फिर सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत का। हमारे देश में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क 20 स्थानों पर विकसित है। भारत इन उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। पिछले 2-3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इस उद्योग का मुख्य महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति लगभग 30% महिलाएं हैं। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। देखिए, अब अगला सवाल क्या है? भारत में सूती वस्त्र के वितरण का वर्णन करें। 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब? तो 2015 में। ये भी आपको अभी पूछेगा तो 4 नंबर का पूछेगा। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। सूती वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में इसका स्थान कितना है? 14% है तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 4% है एवं विदेशी आय में 17%, यानी कि ये विदेशों से आय 17% प्राप्त करता है। आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना सन 1818 में कोलकाता के निकट
पोर्ट ग्लाइस्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। फोर्ट ग्लाइस्टर नामक स्थान पर, ठीक है। और देखिए, पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 में कवासजी नानाभाई डावर ने लगाई। देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इनमें से 80% मिलें निजी क्षेत्र के हैं, यानी कि वो प्राइवेट कंपनियां हैं। आज देश में 93% सूती वस्त्र विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार होते हैं, अर्थात मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार किया जाता है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित की गई थी। कपास बाजार, परिवहन, जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों की स्थापना करने में विशेष योगदान दिया। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ आता, देखिए महाराष्ट्र, यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात है इंपोर्ट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। मुंबई को सूती वस्त्रों का महानगरी भी कहा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तृत बाजार यानी बड़े बाजार, परिवहन यानी कि माल ढुलाई, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग को विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र के बाजार एवं कच्चे माल का वजन ह्रास यानी कम होने के कारण, उद्योग न होने के कारण इस उद्योग को राष्ट्रीय व्यापी विकेंद्रीकरण भी हुआ। उद्योग को स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। ये है आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए, उद्योगों को स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। कच्चा माल उद्योग को कच्चा माल से तैयार कर बदला जाता है। कच्चा माल उद्योग में कच्चा माल को ही तैयार माल में बदला जाता है, जैसे कि गन्ना से चीनी, कपास से सूती वस्त्र। जहाँ कच्चा माल होगा वहाँ पर उद्योग लगेंगे, पहला कारण है। दूसरा है शक्ति के साधन, उद्योग की स्थापना के लिए शक्ति आवश्यक है, जैसे कि क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, कोयला चाहिए या फिर खनिज तेल या फिर बिजली, जिससे कि उद्योगों को चलाया जा सके। परिवहन, अब देखिए कच्चा माल को ढुलाई और फिर उससे बने हुए मालों को ढुलाई के लिए परिवहन चाहिए। सुविधाजनक कच्चा माल को औद्योगिक केंद्रों तक, निर्मित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन साधन बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का वितरण का वर्णन करें। 2013 में सवाल पूछा जा चुका है। लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है। लोहा और इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का पहला कारखाना सन 1830 में पोट्रोनोमा नामक स्थान पर तमिलनाडु में खुला था। आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का पहला कारखाना 1864 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर खुला था, ठीक है। आगे देखते हैं। सन 1907 में झारखंड में जमशेदपुर के साक्षी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। वर्तमान में भारत में 10 बड़े और 2 से छोटे लौह इस्पात संयंत्र हैं। भारत में 76.9 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादों में 5वें स्थान पर है। यानी कि भारत दुनिया के लोहा उत्पादन करने वाले देशों में 5वें नंबर पर आता है। भारत स्पंज स्क्रैप लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि खराब लोहा का रिसाइकलिंग करता है। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता था? जमशेदपुर को। लोहा इस्पात संयंत्र का प्रबंधन भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन आता है, यानी कि भारतीय इस्पात मंत्रालय के अधीन में आता है। और टिस्को का प्रबंधन टाटा स्टील करती है, यानी कि टाटा कंपनी का ही है ये टिस्को कंपनी। अधिकांश लोहा इस्पात संयंत्र छोटा नागपुर के पठार में, क्योंकि इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में ना लोहा का अयस्क और लोहा का निर्माण करने वाले उनसे संबंधित सारे खनिज उपलब्ध है। भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। ये 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय में। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देशों में से एक है।
भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलना सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग सीमेंट, ऑयल वेल और सफ़ेद सीमेंट आदि सीमेंट उद्योग है। इन सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में क्या क्या चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ की? जिप्सम, कोयला, सिलिकॉन, चूना पत्थर, एल्युमिनियम की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित की जाती है। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र का स्थापना 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत में 159 बड़ा और 332 छोटा सीमेंट का कंपनियां या संयंत्र है। ठीक, अब आगे का सवाल, भारत एवं लौह एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? 2018 में एक क्वेश्चन आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग को एक बुनियादी उद्योग कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी भारी और हल्के माध्यम के उद्योग इसी से बने मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों को जननी भी कहा जाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपको सिलाई मशीन का या टेलर का काम करना है, तो सिलाई मशीन बनेगा क्या चीज़ से? तो लोहा से बनेगा। तो सिलाई मशीन का भी, टेलर का भी काम है, तो लोहे पर नहीं निर्भर हो गया। अगर लोहा नहीं होता तो सिलाई मशीन बनता नहीं। ठीक, अब आपका ये सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संपन्नता या तरक्की के लिए उसके निर्माण उद्योग का विकास से मापी जाती है। इन उद्योगों ने लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी कृषि पर निर्भरता को कम किया है और निर्मित वस्तुओं को निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे गरीबी की समस्या पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है या काबू लिया जा सकता है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण के विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई हैं। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% की दर से बढ़ोतरी हो रही है और अगले दशक में 12% तक का बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। यह अपेक्षित है। ठीक, वर्ष 2007-8 में विनिर्माण क्षेत्र में विकास 9 से 10% वार्षिक दर से या प्रति वर्ष की दर से हुआ और सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद का स्थापना किया गया है। ठीक, अब ये आपका सवाल है, उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है? 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उद्योग से निकलने वाले धुआं गैस से वायु प्रदूषण होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको, क्योंकि ये तो साइंस में ही पढ़ना 10th क्लास में। नदियों में औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषित होता है। उद्योग से निकलने वाला विषाक्त या जहरीली धातु युक्त पूरा कचरा भूमि और मिट्टी में प्रदूषित फैलात करता है, जिससे क्या होता है? भूमि प्रदूषण फैलता है। और उद्योग और परिवहन के अवांछित यानी कि जो शोर होता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। उद्योग तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किया जा नदियों में या तालाब में छोड़ा जा सकता है। उद्योग और ताप घरों में जो गर्म पानी होता है उसे बिना ठंडा किए ही नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे तापीय प्रदूषण होता है, जिससे नदी तथा उसमें नदियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, मगरमच्छ और कछुआ, मेढक ये सब मर जाते हैं। अब अगला सवाल है, औद्योगिक प्रदूषण से हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? 2019 का सवाल है ये 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव। ठीक है, देखिए, उद्योग से निकलने वाले धुआं और गैस से वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंच करके रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस से आँख में जलन, दामा, खांसी, फेफड़ा के रोग, सर दर्द, चक्कर आदि आते हैं। अब हम लोग देखेंगे
जल प्रदूषण से होने वाले प्रभाव के बारे में। तो देखिए, नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के कारण जल प्रदूषण होता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग होते हैं। उद्योगों से निकलने वाली जहरीली धातु या विषाक्त धातु युक्त पूरा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है, जिससे क्या होता है, जीवधारू पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और नदियों तालाबों में रहने वाले मेढक, मछली, कछुआ, मगरमच्छ सब मर जाते हैं। उसमें रहने वाले सूक्ष्मजीव भी मर जाते हैं और नदियों में रहने वाले जलीय पौधे भी मर जाते हैं। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण से होने वाले प्रभाव। तो देखिए, उद्योग और परिवहन के अवांछित शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय की गति और चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, इससे संबंधित अन्य समस्याएं होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय का वर्णन करें। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय निम्न है। तो उद्योगों में कोयला के स्थान पर तेल का उपयोग से धुआं को रोका जा सकता है, या कम प्रदूषण होगा। वर्तमान में कई ऐसे उपकरण हैं जिनके माध्यम से वायु में उत्सर्जित प्रदूषकों को रोका जा सकता है। इससे पृथ्वीकारी छनन या बैग फिल्टर या स्क्रबर यंत्र उल्लेखित है। अब जल प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो देखिए, जल को नदियों में छोड़ने से पहले उन्हें उपचारित या ट्रीटमेंट करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योग से निकलने वाली द्रव्यों को 3 स्तरों पर उपचारित किया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक उपचार स्तरों। अब देखिए, जैविक प्रतिक्रिया द्वारा द्वितीय उपचार तथा जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा तृतीय उपचार। ठीक है, अब देखिए, प्राथमिक उपचार में छटाई, पिसाई, निथारना और गंदगी को तली में बैठने की क्रिया शामिल है। द्वितीय प्रक्रिया में क्या है, जैविक विधियों को शामिल किया जाता है। तृतीय उपचार में प्रदूषित जल को पुनः चक्रीय क्रिया में शामिल किया जाता है। मिट्टी और भूमि प्रदूषण को नियंत्रण का निम्न उपाय है। विभिन्न स्थानों पर कूड़ा कचरा जमा करना, कूड़े कचरों को निपटाना और भूमि भरकर द्वारा करना। कूड़े कचरा का पुनः चक्रण कर उपयोग करना। ठीक है, अब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल को आइए, चैनल पर विजिट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।